बच्चों हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान के बारे में बात करेंगे कि किसी फलन का उच्चिष्ट मान कब प्राप्त हो सकता है और निम्निष्ट मान किस प्रकार हम उसको पहचान सकते हैं। तो देखिए, एक y = f(x) हमने फलन लिया है जो अंतराल a b में परिभाषित है। इसका ग्राफ जो है आपके सामने है बनाया हुआ। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि a से b तक फलन का जो ग्राफ है उसमें x बराबर a पर फलन का मान कैपिटल A प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार मैं इसको स्मॉल p लिख दूं तो x बराबर स्मॉल p पे कैपिटल P जो है फलन का मान प्राप्त हो रहा है, और स्मॉल q पर आपका जो q मान प्राप्त हो रहा है वो स्मॉल q पर x बराबर स्मॉल q पर मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार स्मॉल r पर फलन का मान कैपिटल R प्राप्त हो रहा है और स्मॉल s पर फलन का जो मान है कैपिटल S प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हम इसको देखते हैं। देखिए, फलन की गति पर ध्यान देते हैं कि फलन का ग्राफ किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है। देखिए, a से लेके p तक फलन ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब फलन वर्धमान है, और वर्धमान फलन की जो डिफरेंशियबिलिटी होती है, अवकलनीयता होती है, वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो बच्चे यहाँ कहेंगे कि f' यानी कि इस बिंदु पर फलन की जो अवकलनीयता है वो वहाँ पर क्या मिलेगी? ग्रेटर देन 0 मिलेगी। ठीक है। उसके बाद बिंदु स्मॉल p x बराबर स्मॉल p पर फलन की वैल्यू कितनी आई? कैपिटल P आई। और यहाँ पर अवकलनीयता हमें पता करनी हो तो अवकलनीयता आप बच्चे अच्छे तरह से समझते हैं कि किसी बिंदु पर वक्र पर अवकलनीयता देखने के लिए हम वहाँ स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, और स्पर्श रेखा का ढाल ही अवकलनीयता के बराबर होता है। तो x बराबर p पर फलन की अवकलनीयता ज्ञात करने के लिए मैं p पर स्पर्श रेखा खींचूं तो आपके सामने है ये x अक्ष के समांतर आती है। तो स्पर्श रेखा का ढाल कितना हुआ? स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ कोण कितना बना रही है? 0 डिग्री बना रही है। तो 0 डिग्री बना रही है तो इस स्पर्श रेखा का ढाल कितना हुआ? 0 हुआ। और स्पर्श रेखा का ढाल ही इस बिंदु पर इस फलन की अवकलनीयता कहलाएगी। तो यहाँ पर 0 जो है अवकलनीयता आपको प्राप्त हो जाती है। तो आप कहेंगे f' यहाँ पर पॉइंट P पर क्या है? इक्वल टू 0 है। उसके बाद P से Q तक फलन नीचे गिर रहा है, यानी कि फलन हासमान है, और हासमान फलन की अवकलनीयता नेगेटिव होती है। तो मैं कहूँ f' इज लेस देन 0। Q पर अवकलनीयता की बात करूं तो Q पर देखिएगा, मैं स्पर्श रेखा ड्रॉ करूं तो x अक्ष के समांतर हो जाती है, x अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो tan 0 = 0, तो अवकलनीयता यहाँ पर 0 हो जाती है। तो बच्चे कहेंगे Q पर जो f' है आपकी वो 0 के बराबर है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े। R बिंदु पर फिर आप देख रहे हैं कि फलन ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर f' जो है बच्चों की f' क्या होगी? ग्रेटर देन 0, फलन वर्धमान होने के कारण। और यहाँ पर फलन नीचे गिर रहा है तो f' क्या हो गई? आपकी नेगेटिव हो गई। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो f' क्या हो गई? पॉजिटिव, यानी कि वर्धमान फलन की अवकलनीयता धनात्मक और हासमान फलन की अवकलनीयता ऋणात्मक होती है। वक्र देख के आपको साफ पता चल रहा है। ये टॉप के जो बिंदु हैं ये उच्चिष्ट, और ये नीचे वाला बिंदु है ये निम्निष्ट कहलाता है। इसके बारे में भी व्याख्या करेंगे। तो R पर जो अवकलनीयता होगी, उच्चिष्ट पर जो अवकलनीयता होती है, मतलब f' का जो मान है वो 0 के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा x अक्ष से समांतर आती है। स्पर्श रेखा का ढाल जो है वही अवकलनीयता के बराबर होता है। तो स्पर्श रेखा का ढाल 0 है, इसलिए अवकलनीयता भी 0 हो गई। इसी प्रकार फलन नीचे आके जब ऊपर उठता है तो इस पॉइंट पर ये जो निम्निष्ट का पॉइंट है यहाँ पर भी f' क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, मतलब डिफरेंशियबिलिटी 0 हो जाती है। अब बात करते हैं कि उच्चिष्ट क्या होता है और निम्निष्ट। उच्चिष्ट का जो दूसरा नाम है रिलेटिव मैक्सिमा कहलाता है। रिलेटिव मैक्सिमा से मतलब है कि अपने आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा मान। अब आसपास का क्षेत्र क्या होता है? लघु प्रतिवेश। किसी बिंदु का लघु प्रतिवेश क्या होता है इसे समझना होगा। P का लघु प्रतिवेश ये इतना सा है, मतलब इससे थोड़ा सा पहले और इसके थोड़ा बाद। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर मैं फलन की वैल्यू निकालूं तो कितनी आई? ये आपका y का मान आया। इससे और आगे बढ़ूं तो y का मान और बढ़ गया, और इस पॉइंट पर सबसे बड़ा मान इस दूरी में देखिए, यहाँ पर अवकलनीयता कितनी होगी? ये y का मान प्राप्त हुआ यहाँ पर। इस प्रकार से P के आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल P है, और कैपिटल P सबसे बड़ी वैल्यू होने के कारण, मतलब अपने लघु प्रतिवेश में सबसे बड़ी वैल्यू होने के कारण ये कहलाता है आपका रिलेटिव मैक्सिमा। हिंदी में इसको बोलते हैं उच्चिष्ट, या आप कह सकते हैं स्थानीय उच्चतम मान।
स्थानीय उच्चतम मान भी इसको कहा जाता है, उच्चिष्ट को। इस प्रकार निम्निष्ट की बात करते हैं। निम्निष्ट का भी वही, आसपास के क्षेत्र में सबसे छोटा मान। अब देखो इसके आसपास के क्षेत्र में इतनी दूरी में मैं बात करूं तो फलन नीचे गिरता गिरता सबसे छोटा मान कहां उसने प्राप्त किया है बच्चों, Q पर प्राप्त किया है। आप राइट साइड से देखिए, फलन नीचे की तरफ इधर से आता हुआ दिखाई दे रहा है और Q पर सबसे छोटा मान ग्रहण कर सकता है, यानी कि Q के लघु प्रतिवेश में सबसे छोटा मान कैपिटल Q है, इसलिए ये स्थानीय निम्नतम मान कहलाता है। कौन? Q, कैपिटल Q। तो ये स्थानीय निम्नतम मान हो गया आपका। इसको आप निम्निष्ट भी कहते हैं कि निम्निष्ट मान जो है Q है। अब इसी प्रकार R पर उच्चिष्ट मान क्या प्राप्त हुआ? R, कैपिटल R। स्मॉल s पर निम्निष्ट मान क्या प्राप्त हुआ? आपका कैपिटल S प्राप्त हुआ। इस प्रकार उच्चिष्ट और निम्निष्ट की व्याख्या की जाती है। देखने वाली बात है, ये उच्चिष्ट है आपका कैपिटल P। तो देखिए फलन की अवकलनीयता पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुई, धनात्मक थी और ऊपर जाकर जब नीचे आया तो ऋणात्मक में कन्वर्ट हुई। यानी किसी बिंदु पर x बराबर किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता अगर धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तन हो और उस बिंदु पर अवकलनीयता कितनी हो? 0 हो, तो उसे उच्चिष्ट कहा जाता है, स्थानीय उच्चतम कहा जाता है और इंग्लिश में इसको रिलेटिव मैक्सिमा कहते हैं। इसी प्रकार इस बिंदु का अध्ययन करते हैं। Q पर क्या हो रहा है? Q से पहले डिफरेंशियबिलिटी नेगेटिव है और Q से बदल गई डिफरेंशियबिलिटी, Q के बाद क्या हो गई? पॉजिटिव। और Q पर अवकलनीयता कितनी है? 0 आपको दिखाई दे रही है। तो अगर किसी बिंदु पर x बराबर Q, जैसे कि ये बिंदु है, अगर किसी x बराबर कोई भी बिंदु हो, उस बिंदु पर आपकी डिफरेंशियबिलिटी 0 हो तथा उससे जस्ट पहले डिफरेंशियबिलिटी नेगेटिव हो और उसके जस्ट बाद डिफरेंशियबिलिटी पॉजिटिव हो, तो जब फलन नेगेटिव से पॉजिटिव डिफरेंशियबिलिटी कवर करता हुआ जाता है तो उस बिंदु पर कहा जाता है कि इसका निम्निष्ट मान प्राप्त कर रहा है। तो निम्निष्ट की व्याख्या करने में आप कैसे व्याख्या कर सकते हैं कि उस पर एक चीज पता चली, डिफरेंशियबिलिटी नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित हो जाती है। उच्चिष्ट पे क्या होता है? डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार एक और उच्चिष्ट देखिए, x इक्वल टू स्मॉल r पर कैपिटल R प्राप्त हुआ। देखिए डिफरेंशियबिलिटी धनात्मक से ऋणात्मक में कन्वर्ट हो गई और इस बिंदु पर अवकलनीयता कितनी है? 0 है। तो दो चीज आपको समझ लेनी है, एक तो f डैश x 0 होना चाहिए, एक उस बिंदु पर गुजरते टाइम जो कर्व की डिफरेंशियबिलिटी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो ऐसा जो बिंदु होता है वो उच्चिष्ट का बिंदु कहलाता है और उस बिंदु पर जो मान प्राप्त होता है वो उच्चिष्ट मान या उस स्थानीय उच्चतम मान या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। इस तरह से आपने देखा। यहां पर अब बात आई कि एब्सोल्यूट, देखिए एक तो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, दोनों में फर्क है। कोई फलन किसी प्रांत AB में अगर परिभाषित है तो उसमें सबसे बड़ा मान जो होता है, सबसे बड़ा मान ही क्या कहलाता है? आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। इस फलन को देखिए, आप x बराबर b पर देख पा रहे हैं फलन का सबसे बड़ा मान प्राप्त हो रहा है y एक्सिस पे, यानी b पर सबसे बड़ा मान प्राप्त हो रहा है। तो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना हुआ? b। किस बिंदु पर प्राप्त हुआ? x बराबर b पर। इसी प्रकार एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यानी कि आपका निरपेक्ष निम्नतम मान, सबसे छोटा मान फलन का जो a से b के मध्य में दिखाई दे रहा है वो ये a है, यानी कि इस फलन जो इस प्रांत में फलन परिभाषित है उसमें सबसे छोटा मान क्या कहलाएगा? निरपेक्ष उच्चतम मान। यानी कि आपका स्थानीय उच्चतम मान और निरपेक्ष उच्चतम मान में थोड़ा सा फर्क है। निरपेक्ष उच्चतम मान पूरे प्रांत में सबसे छोटा मान और आपका ये स्थानीय उच्चतम मान यानी कि उच्चिष्ट से तात्पर्य है अपने लघु प्रतिवेश में सबसे उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान या उच्चिष्ट से हम बताते हैं। तो इसके बारे में और थोड़ी सा मैंने लिखा है, देखिएगा।
बिंदुओं P तथा R के लघु सामीप्य में, जैसे कि मैंने कहा लघु सामीप्य, P के लघु सामीप्य में और R के लघु सामीप्य में, तो आपने स्मॉल इंटरवल देखा, उस लघु सामीप्य में इन बिंदुओं की कोटियां अधिकतम है, मतलब ये अधिकतम मान प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए इनको स्थानीय उच्चतम मान या फिर उच्चिष्ट मान कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए बिंदु Q और S यहां पर आपको दिखाया गया है, पीछे Q आपका बिंदु Q ये रहा और S ये रहा, ये स्थानीय निम्नतम यानी कि निम्निष्ठ मान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आसपास के क्षेत्र में सबसे छोटा मान ग्रहण करते हैं। तो इस यहाँ पर लिखा गया है Q तथा S के लघु सामीप्य में इन बिंदुओं की कोटियां न्यूनतम है, मतलब सबसे छोटा मान प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बिंदु A की कोटि सबसे कम तथा बिंदु B की कोटि सबसे अधिक है, यानी कि निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम की बात यहाँ पर की जा रही है। बिंदुओं P, Q, R तथा S पर खींची गई वक्र की स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। x अक्ष के समांतर हैं तो मैंने बताया था कि इनका ढाल शून्य हो जाएगा और ढाल से ही हम अवकलनीयता को देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है अर्थात इनकी प्रवणताएं dy/dx, यानी कि इनका ढाल जो होगा वो शून्य होगा, यानी कि ढाल शून्य होगा स्पर्श रेखाओं का, तो उन बिंदुओं पर f' यानी अवकलनीयता कितनी होगी? शून्य होगी। तो ये बात समझ गए होंगे बच्चे। आगे देखिए बिंदु P तथा R को फलन के उच्चिष्ट बिंदु, बिंदु P तथा R को फलन के उच्चिष्ट बिंदु, क्यों? क्योंकि ये अपने लघु प्रतिवेश में अपने आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा मान रखते हैं। उसके बाद बिंदु Q तथा S को फलन के निम्निष्ठ बिंदु कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आसपास के क्षेत्र में सबसे छोटा मान ग्रहण करते हैं। तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ बिंदुओं को फलन के चरम बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ दो प्रकार के जो बिंदु हैं, यानी कि x बराबर मान लो a पर या x बराबर b पर आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ प्राप्त हो रहे हैं, तो ये बिंदु कहलाते हैं आपके एक्सट्रीम पॉइंट, यानी कि चरम बिंदु। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये दिए गए फलन के चरम बिंदु प्राप्त करो, तो इन्हें चरम बिंदु प्राप्त करने का अर्थ है उच्चिष्ट का बिंदु प्राप्त करना और निम्निष्ठ का बिंदु प्राप्त करना। चलिए फलन के चरम मान के लिए आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध क्या होना चाहिए चरम मान के लिए? एक तो भाई डिफरेंशिएबिलिटी शून्य होनी चाहिए, क्योंकि फलन ऊपर से नीचे आएगा तो इस पॉइंट पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो जाएगी? शून्य। यही तो पॉइंट है उच्चिष्ट का। और फलन नीचे से ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो जाएगी? शून्य। आसपास के क्षेत्र में सबसे छोटा मान निम्निष्ठ, आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा मान क्या? उच्चिष्ट मान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यही कहा जा रहा है कि फलन के चरम मान के लिए दो प्रकार उच्चिष्ट और निम्निष्ठ को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? आवश्यक प्रतिबंध ये है कि f' क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। यानी इन बिंदुओं पर जब आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर इस पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, दोनों ही स्थितियों में x अक्ष के समांतर आती है, और x अक्ष के समांतर आती है तो इनका ढाल जो है स्पर्श रेखाओं का शून्य हो जाता है और अवकलनीयता भी कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। इसलिए f' यानी कि C पॉइंट अगर कोई है तो उस पर डिफरेंशिएबिलिटी कितनी होनी चाहिए बच्चों? 0 होनी चाहिए। यहां पर यह बताया है अगर x बराबर c उच्चिष्ट का बिंदु हो, चाहे वो निम्निष्ठ का बिंदु हो, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ दोनों को मिला के क्या कहते हैं? चरम मान कहते हैं। और इन बिंदुओं पर क्या होनी चाहिए? डिफरेंशिएबिलिटी शून्य होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फलन के चरम मान के लिए पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध क्या होगा? देखिए एक तो आपको बताया f' क्या हो? 0, वो तो आवश्यक प्रतिबंध था, f' इक्वल टू 0, x बराबर c पर अगर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है तो। दूसरी बात, अगर बिंदु x बराबर c पर फलन f(x) का उच्चिष्ट मान, अब देखिए चरम बिंदु कौन कौन से होते हैं? आपका उच्चिष्ट होता है और आपका निम्निष्ठ होता है, ये चरम बिंदु कहलाते हैं। अब दोनों ही चरम बिंदु हैं, दोनों के लिए पर्याप्त प्रतिबंध क्या होंगे? दोनों ही बिंदुओं पर डिफरेंशिएबिलिटी शून्य होगी, क्योंकि उच्चिष्ट में फलन ऊपर से नीचे आएगा और निम्निष्ठ में नीचे से ऊपर जाएगा। दोनों पॉइंट्स पे क्या होगी? f' क्या होगी? डिफरेंशिएबिलिटी शून्य होगी। ये तो आवश्यक प्रतिबंध हो गया। उसके बाद हम बात करें आगे, तो x बराबर c पर उच्चिष्ट के लिए खास बात है कि
x बराबर c पर फलन fx का उच्चिष्ट मान विद्यमान होगा यदि f डैश c इक्वल टू 0। आवश्यक प्रतिबंध आ गया, ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद पर्याप्त क्या है, यानी कि f डबल डैश c यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज f डैश x के बाद पुनः अवकलन करें तो f डबल डैश x मिल जाएगा आपको। वो क्या होना चाहिए, c बिंदु पर नेगेटिव होना चाहिए, तब उस बिंदु को हम कहेंगे उच्चिष्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए fx इक्वल टू हमने एक फंक्शन लिया -x-1 का होल स्क्वायर। इसके बारे में पता लगाते हैं कि इसमें उच्चिष्ट विद्यमान है या निम्निष्ट विद्यमान है। देखिए सबसे पहले अवकलनीयता निकालें, f डैश x इक्वल टू हो जाएगा -2x-1, ये हो जाएगा आपका। फिर f डैश आपका आवश्यक प्रतिबंध क्या है उच्चिष्ट के लिए या निम्निष्ट के लिए या चरम मान को प्राप्त करने के लिए, आपने कहा कि f डैश x बराबर 0 होना चाहिए, तो ये रख देते हैं। रखने पर आपको बिंदु क्या प्राप्त होता है, -2x-1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेंगे x इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। अब x इक्वल टू 1 पर उच्चिष्ट भी मिल सकता है, उच्चिष्ट मान भी मिल सकता है और निम्निष्ट मान भी। हम कैसे पता लगाएंगे, अपन सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका f डैश x का पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे तो कितना आया, -2, और -2 क्या है, 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव हो गया तो आप देखा यहाँ पर f डबल डैश c यानी कि x बराबर 1 पर बात करेंगे तो f डबल डैश 1 की वैल्यू निकालूं तो भी कितनी रहेगी, -2, और वो नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि x बराबर 1 पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय कोटि का अवकलज नेगेटिव प्राप्त होता है। इसलिए x बराबर 1 जो पॉइंट आपने निकाला है, x बराबर 1 उच्चिष्ट का बिंदु होना चाहिए, यानी कि फलन का उच्चिष्ट मान x बराबर 1 रखने से प्राप्त हो जाएगा। उच्चिष्ट मान कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखते ही यानी कि f में x बराबर 1 रखते ही मान कितना हो जाएगा, 1 - 1 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो आप कहेंगे x बराबर 1 पर फलन का उच्चिष्ट मान प्राप्त होता है जो कि कितना है, 0 के बराबर है। ये क्वेश्चन इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूं देखिएगा, और उसके बाद अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। दूसरी बात यहां पर देखिएगा, यहां पर गौर कीजिए, बिंदु x बराबर c पर फलन fx का निम्निष्ट मान विद्यमान होगा यदि f डैश c बराबर क्या हो, 0 हो। ये तो आपका आवश्यक प्रतिबंध आ गया कि f डैश c बराबर क्या हो, 0 हो। और उसके बाद ये पर्याप्त प्रतिबंध आ गया, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो, 0 से बड़ा हो, यानी कि धनात्मक हो। और धनात्मक होगा तो फिर x बराबर c जो पॉइंट मिल रहा है आपको, जिस बिंदु पर आप बात करना चाह रहे हैं, ये बिंदु क्या हो जाएगा, आपका निम्निष्ट का हो जाएगा। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं निम्निष्ट का बिंदु निकालने का। देखिएगा मैंने कहा fx इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लेता हूं, x-1 का होल स्क्वायर। जब इसका अवकलन करता हूं तो f डैश x इक्वल टू आपका आ जाता है 2x-1। अब आवश्यक प्रतिबंध यानी कि f डैश आपका x इक्वल टू 0 रखने पर, ये रखने पर आप देखते हैं f डैश x इक्वल टू 0 रखने पर 2 × x-1 इक्वल टू 0 से आपको प्राप्त होता है x इक्वल टू 1। ये पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट तो मिल गया, लेकिन इसके बारे में ये भी व्याख्या करनी होगी कि इस बिंदु पर फलन उच्चिष्ट मान प्राप्त करता है या निम्निष्ट मान। वो कौन बताएगा, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताएगा। तो f डबल डैश x फाइंड आउट कर लेंगे, f डबल डैश x फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसका दोबारा मैं अवकलन करता हूँ तो कितना हो जाता है, 2। तो f डबल डैश x बराबर 1 पर, यानी x की जगह 1 रखा तो वैल्यू कितनी आई, 2, जो कि है पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव है तो आप कहेंगे कि x बराबर 1 पर फलन निम्निष्ट मान प्राप्त करेगा। अब निम्निष्ट मान प्राप्त करेगा तो निम्निष्ट मान कितना होगा, फलन क्या है आपका f(x) इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर f1 x की जगह 1 रखने से कितना मान होगा, 0। देखिएगा यहाँ पर इस फलन का मैं ग्राफ दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखोगे तो y का मान 0 मिलेगा, यानी कि x इक्वल टू 1 पर ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा निम्निष्ट मान प्राप्त करता हुआ। पिछला जो हमने किया था उसमें किस प्रकार का
प्राप्त होगा, इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए उच्चिष्ट मान, अवकलनीयता पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुई तो उच्चिष्ट मान जैसे कि अपनी बात हुई थी, और अवकलनीयता नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई तो उस बिंदु पर क्या मान प्राप्त होता है, निम्निष्ट मान प्राप्त होता है। इसको स्थानीय निम्निष्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं बच्चों। आगे देखिएगा, टिप्पणी देखिए, यदि बिंदु x बराबर c पर फलन f(x) के लिए f डैश c बराबर 0 हो, f डबल डैश c बराबर भी 0 हो जाए, परंतु f ट्रिपल डैश c बराबर 0 नहीं हो, तो यह नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। इस बात को समझें, इसका एक उदाहरण लेके भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बच्चों, आपने कहा f डैश c बराबर 0 रखने पर x के कुछ मान प्राप्त होंगे। वो चरम मान होते हैं, चरम मान में दो ही मान आते हैं, उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान। तो आप f डैश c बराबर 0 रखने से जो पॉइंट निकालते हो वो उच्चिष्ट के भी हो सकते हैं और निम्निष्ट के भी। कौन बताएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो उस बिंदु पर निम्निष्ट मान प्राप्त होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आता है तो उस बिंदु पे फलन का उच्चिष्ट मान प्राप्त होता है। लेकिन बच्चों, न पॉजिटिव आए न नेगेटिव आ जाए, यानी कि शून्य आ जाए, शून्य का मतलब न तो नेगेटिव हुआ न पॉजिटिव हुआ, तो न तो उच्चिष्ट की व्याख्या हो पाएगी सी की और न ही निम्निष्ट की व्याख्या होगी। तो उस स्थिति में क्या करें? तीसरी बार हमें अवकलन करना चाहिए, और तीसरी बार हम अवकलन करें और वो मान शून्य न आए, तो शून्य न आए तब हम यह कहेंगे कि यह नति परिवर्तन बिंदु है। यानी कि आपका समकोटि का डेरिवेटिव उच्चिष्ट और निम्निष्ट की व्याख्या करता है, परंतु विषम कोटि का डेरिवेटिव नति परिवर्तन की व्याख्या करता है। नति परिवर्तन का एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक फलन है f(x) = x-1 का होल क्यूब, इस तरह से है, ठीक है। f डैश x निकालेंगे चरम मान प्राप्त करने के लिए। देखते हैं इसके अंदर कोई चरम मान है कि नहीं है। f डैश x निकाला आपने तो 3x-1 का होल स्क्वायर आपका इसका अवकलन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद f डैश x = 0 रखने पर हमें मिलता है x = 1। अब ये मान उच्चिष्ट का भी हो सकता है, निम्निष्ट का भी हो सकता है और नति परिवर्तन बिंदु का भी हो सकता है। लेकिन कैसे पता चलेगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिर्फ दो चीज़ों की व्याख्या करेगा, या तो उच्चिष्ट के लिए बताएगा या फिर निम्निष्ट के लिए बताएगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। f डबल डैश x कितना हो जाएगा बच्चों का? यहाँ से अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 6x-1। अब देखिए f डबल डैश x किस पर ज्ञात करना है? x बराबर 1 पर, तो x की जगह 1 वैल्यू रख दूँ तो 6, 1 - 1 = कितना हो गया? 0। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका 0 आ जाता है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका 0 आ जाता है तो न तो उच्चिष्ट की व्याख्या होगी न निम्निष्ट की। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आता तो निम्निष्ट कहते और नेगेटिव आता तो उच्चिष्ट कहते। तो यहाँ तो दोनों ही बातें नहीं हो रही हैं। क्या करें? इसी क्रियान्विति को आगे बढ़ाते हैं। देखिए f ट्रिपल डैश x निकालूंगा तो अवकलन करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6। और ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, इसमें न पॉजिटिव देखना है न नेगेटिव देखना है। अगर ये तीसरा जो डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, अगर ये 0 के बराबर न हो, या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ये स्थितियां बन सकती हैं। अगर 0 के बराबर नहीं है तो आप तुरंत कह देंगे क्या है ये? नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु, इसको इस प्रकार पहचाना जाता है। अब इसका ग्राफ दिखा देते हैं। इसका जो ग्राफ है x = 1 पर 0, ये 0 1 पर कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा। फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा बच्चों, यूं जाता हुआ यूं चला जाएगा। थोड़ा सा बनने में अच्छा नहीं बना है ग्राफ, लेकिन आप समझ जाएंगे। देखिए फलन अगर ऊपर जाके नीचे आ जाता, नीचे यहाँ से मुड़ जाता, नीचे की तरफ इस तरह से आता, तो आप इस पॉइंट को क्या कह देते? उच्चिष्ट कह देते, है ना। ऊपर से गिरता हुआ इधर की तरफ अगर यूं जाता तो इस पॉइंट को निम्निष्ट कह देते। लेकिन ग्राफ कैसे गया? इस तरह से ऊपर की तरफ गया। तो इस बिंदु से पहले अवकलनीयता यहाँ पर f डैश x क्या है? पॉजिटिव।
और इसके बाद भी एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि फलन इधर भी ऊपर की तरफ जा रहा है और बिंदु के बाद भी फलन किसकी तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस बिंदु पर अवकलनीयता चेंज नहीं हुई। किसकी चेंज नहीं हुई, फलन की। इसका मतलब ये कौन सा है, नति परिवर्तन बिंदु है। ये पहचानने का तरीका ग्राफ से भी आप देख पा रहे हैं। अगर उच्चिष्ट होता तो क्या होता, फलन इस पॉइंट पर फलन की अवकलनीयता इस पॉइंट से पहले पॉजिटिव होती और बाद में क्या हो जाती, आपकी नेगेटिव हो जाती। अगर ये निम्निष्ट होता तो क्या होता, पॉइंट से पहले अवकलनीयता नेगेटिव होती और बाद में पॉजिटिव हो जाती। इस प्रकार बच्चे इस बात को समझ सकते हैं। उसके बाद फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के गुणधर्म क्या कहते हैं, देखिएगा। यदि कोई फलन है, संतत है, अवकलनीय है, उसका ग्राफ बनाया जा सकता है। तो अगर कोई फलन f(x) संतत फलन है और उसका रेखा चित्र खींचा जा सकता है आसानी से, मतलब उसका ग्राफ बनाया जा सकता है, तो उसमें निम्नलिखित गुणधर्म देखे जा सकते हैं। निम्नलिखित गुणधर्म क्या क्या, देखिए। फर्स्ट, फलन f(x) के दो समान मानों के मध्य कम से कम एक उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान अवश्य विद्यमान होगा। बिल्कुल इस बात को यहां समझते हैं बच्चों। देखिएगा, ये आपका मान लो x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। मान लो एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। A पर फलन का मान यहां है और B पर फलन का मान यहाँ है। इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये fa के बराबर है, यानी कि फंक्शन में a डाला तो fa मिल गया और b डाला तो fb, और ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों के मध्य फलन संतत होना चाहिए। बराबर मान है a और b पे, यही कहा गया है कि फलन f(x) के दो समान मानों, दोनों समान मान fa और fb हो गए, इनके मध्य में फलन संतत और अवकलनीय होना चाहिए। तो फलन अगर ऊपर जाएगा तो कोना नहीं बनेगा, अवकलनीय होने के कारण इस प्रकार नीचे आएगा तो उच्चिष्ट मिल जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से हुआ कि नीचे जाके यूं ऊपर गया तो फिर ये निम्निष्ट मिल जाएगा। अगर फलन सीधा रेखा में गति करे, यानी संतत भी होना चाहिए, अवकलनीय, तो प्रत्येक बिंदु पर आप देखेंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखा कि a पर और b पर फंक्शन का वैल्यू अगर समान है, दो अलग अलग बिंदुओं पर फंक्शन का वैल्यू समान है, तो उनके मध्य अगर फलन संतत और अवकलनीय होता है तो कम से कम एक उच्चिष्ट या निम्निष्ट जरूर प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान एकांतर क्रम में स्थित होते हैं। आप देखते हैं फलन ऊपर जा गया, नीचे आया, उच्चिष्ट मिला। फलन का ग्राफ इस तरह से गया, ये निम्निष्ट मिल गया, फिर ऊपर से नीचे आया तो ये उच्चिष्ट मिल गया। तो देखिए, उच्चिष्ट, निम्निष्ट, उच्चिष्ट, अगर फलन संतत है और अवकलनीय है तो एकांतर क्रम में उच्चिष्ट और निम्निष्ट आपको प्राप्त होते रहते हैं। यहाँ ये गुणधर्म बताया गया है। आगे देखिए, जबकि x अग्रसर होता हुआ उस मान से गुजरता है, f(x) का चिन्ह धन से ऋण होता है, तब f(x) उच्चिष्ट बिंदु से गुजरता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, अगर f(x) यानी डिफरेंशियबिलिटी किससे, चिन्ह धन से, यानी कि पॉजिटिव से, यहां पर पॉजिटिव है डिफरेंशियबिलिटी f(x) ग्रेटर देन 0 है, और उसके बाद f(x) नेगेटिव हो गई। तो देखा, फलन ऊपर गया, यानी कि पॉजिटिव से जब नेगेटिव में गुजरता है तो ये पॉइंट क्या होता है, ये उच्चिष्ट का होता है। तो यहाँ उच्चिष्ट बिंदु से गुजरने पर फलन की अवकलनीयता धनात्मक से ऋणात्मक में कन्वर्ट होती है, यहाँ ये कहा गया है। दूसरी बात, तथा जब f(x) का चिन्ह ऋण से धन में कन्वर्ट होता है, यानी बिंदु से गुजरते वक्त अवकलनीयता देखो नेगेटिव हुई और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव यहाँ पर हो गई, तो गुजरते टाइम, इस पॉइंट से गुजरते टाइम डिफरेंशियबिलिटी ह्रासमान से वर्धमान में फलन कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर ये जो बिंदु है ये निम्निष्ट का होता है। यानी कि निम्निष्ट के बिंदु से जब फलन गुजरता है तो उसकी अवकलनीयता जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी एक तरीका हुआ फलन के बारे में जानने का कि उसमें जो बिंदु है वो उच्चिष्ट का है या निम्निष्ट का है। आगे चलते हैं। यदि किसी बिंदु के दोनों ओर f(x) का चिन्ह नहीं बदलता, दोनों ओर चिन्ह नहीं बदलता, अभी आपको नति परिवर्तन बिंदु बताया था, ऊपर जा रहा था और इस तरह से गुजरा और इस तरह से ऊपर चला गया। मैंने क्या कहा, ये पॉइंट क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है। देखिए, इस पॉइंट से पहले f(x) क्या है, f(x) पॉजिटिव है, और इस पॉइंट से गुजर कर आगे बढ़ा फलन तो भी f(x) क्या है,
पॉजिटिव है, यानी कि वर्धमान से वर्धमान में ही रहा। यानी कि नतीय परिवर्तन बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहां एफ डैश एक्स तो शून्य होती है, मतलब डिफरेंशियबिलिटी तो क्यों यहाँ पर जो आप स्पर्श रेखा खींचेंगे वो एक्स एक्स के ऊपर आएगी, एक्स एक्स के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी, इसका ढाल शून्य हो जाएगा, वही इस बिंदु पर अवकलनीयता कहलाती है। तो यहाँ पर भी डिफरेंशियबिलिटी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होती है, परंतु इस बिंदु की खास बात यह है कि इस बिंदु से फलन जब गुजरता है तो धनात्मक से धनात्मक में अवकलनीयता बनी रहती है, यानी परिवर्तित नहीं होती है। आपको दिखाऊं, ऋणात्मक से ऋणात्मक में भी रह सकती है। फलन नीचे गिर रहा है, इस पॉइंट से गिरा और ये नीचे गिरता रहा, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हुई, बिंदु से पहले नेगेटिव हुई और उसके बाद भी एफ डैश एक्स क्या हुई, नेगेटिव। तो 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेंज नहीं हुई, ऋणात्मक से उसका चिन्ह ऋणात्मक में बना रहा, इसलिए ऐसे पॉइंट को नतीय परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। तो यहां पर यही बात बताई गई है, दोनों ओर, बिंदु के दोनों ओर एफ डैश एक्स का चिन्ह नहीं बदलता, तब यह बिंदु नतीय परिवर्तन बिंदु कहलाता है। पांचवा देखिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट बिंदु पर एफ डैश एक्स बराबर क्या होती है, शून्य होती है। बिल्कुल, उच्चिष्ट पर भी होती है, निम्निष्ट पे भी होती है, और नतीय परिवर्तन बिंदु पे भी एफ डैश एक्स क्या होती है, शून्य होती है। तो इस बिंदु पर रेखा एक्स एक्स के समांतर होती है। देखिए, उच्चिष्ट पे जब आप रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो निश्चित रूप से वो एक्स एक्स के समांतर होगी। यही बात जो मैं आपको पहले से बता रहा हूं, वही बात इस गुणधर्म में बताई गई है। बच्चों आगे देखिएगा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट ज्ञात करने की क्रिया विधि किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बताया भी था उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैसे ज्ञात करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखने से x के कुछ मान प्राप्त होंगे, उन बिंदुओं पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू प्राप्त करेंगे। अगर पॉजिटिव होती है तो निम्निष्ट, नेगेटिव होती है तो उच्चिष्ट, और अगर 0 हो जाए तो हम तीसरी बार अवकलन करेंगे। तीसरी बार अवकलन करें, वो 0 आ जाए तो चौथी बार करेंगे, और 0 नहीं आए तो हम उसको नतीय परिवर्तन बिंदु के नाम से संबोधित कर देंगे। यही चीज आपको समझाई गई है। देखिएगा, सर्वप्रथम दिए गए फलन y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखते हैं तथा dy बाई डी एक्स, यानी एफ डैश एक्स और dy बाई डी एक्स एक ही बात है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ये ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखते हैं, मतलब एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं, जैसा कि अपन ने उदाहरण में किया था। को हल करते हैं, माना इसको हल करने से x के कुछ बिंदु प्राप्त होते हैं, जैसे x इक्वल टू a1 a2 या और भी बिंदु प्राप्त हुए। उसके बाद आगे की प्रक्रिया देखिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। ये ज्ञात करने के बाद x बराबर a1 पर हम चेक करना चाहते हैं कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, या a2 पर चेक करना चाहते हैं, तो आगे की क्रिया देखिएगा, x बराबर AR पर या A1 A2 या जिस भी बिंदु को ले, उन बिंदुओं पर अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो कौन सा होगा, आपका उच्चिष्ट का बिंदु होगा ये। और अगर इस बिंदु पर fx का उच्चिष्ट मान प्राप्त होता है, अगर क्या हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो। उसके बाद देखिए अगला, अगर x बराबर AR किसी पॉइंट पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो यहां पर देखेंगे कि निम्निष्ट का बिंदु प्राप्त होगा। तो देखिएगा, x बराबर AR पर फलन का निम्निष्ट मान होगा, ये आपको बताया गया है। यदि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ जाए तो न उच्चिष्ट के बारे में कह सकते हैं इस पॉइंट पे, न निम्निष्ट के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। हम तीसरी बार यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि ये 0 हो जाने पर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाने पर हम क्या करते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, इन आदि को ज्ञात करते हैं। जब तक ज्ञात करते हैं जब तक कि मान 0 रहता है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो गया और फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 हो गया, तो इस प्रक्रिया को आगे चलाएंगे जब तक कि वो 0 न रहे तब तक। चलिए फिर क्या होगा, यदि अशून्य होने वाला अवकल गुणांक किसी विषम कोटि जैसे कि 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, 7 ऑर्डर का अवकल गुणांक हो, तब x बराबर AR पर फलन न तो उच्चिष्ट होता है न निम्निष्ट। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था, हमने क्वेश्चन में किया था। अगर वो धनात्मक होता तो निम्निष्ट कहते, अगर वो ऋणात्मक होता तो
आप उसको उच्चिष्ट कह देते हैं। लेकिन अगर वो शून्य हो जाए तो हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि विषम कोटि का अवकल गुणांक अगर आपका अशून्य हो तो उस स्थिति में आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या प्राप्त कर पाते हैं? नति परिवर्तन बिंदु प्राप्त कर पाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। विषम कोटि का अवकल गुणांक सिर्फ और सिर्फ नति परिवर्तन बिंदु के बारे में व्याख्या करता है। और कब करता है? जब वो अशून्य हो, यानी कि शून्य न हो। उसके बाद आगे चलते हैं। यदि अशून्य होने वाला अवकलन गुणांक समकोटि यानी कि 4 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का ये हो, तब वही स्थिति होगी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के शून्य न होने पे होती है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसकी व्याख्या करता है? उच्चिष्ट और निम्निष्ट की व्याख्या करता है। यानी कि ये अगर शून्य नहीं है तो दो स्थितियां बनती हैं, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक। धनात्मक होने की स्थिति में वो आपके निम्निष्ट की व्याख्या कर देता है, और ऋणात्मक होने की स्थिति में वो आपके उच्चिष्ट की व्याख्या कर देता है। तो सम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है किसके बारे में व्याख्या करता है? उच्चिष्ट और निम्निष्ट की। जैसे सेकंड ऑर्डर करता है, ऐसे ही फोर्थ ऑर्डर भी करता है, और ऐसे ही 6, 8, 10th सम ऑर्डर के जितने डेरिवेटिव हैं वो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के बारे में बताएंगे। धनात्मक होंगे तो किसके बारे में बताएंगे? निम्निष्ट के बारे में, और ऋणात्मक होंगे तो फिर उच्चिष्ट के बारे में बताएंगे। लेकिन विषम ऑर्डर के डेरिवेटिव किसके बारे में बताएंगे? नति परिवर्तन बिंदु के बारे में। कब बताएंगे? जब वो शून्य न हो, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। नति परिवर्तन बिंदु आंख मीच के बच्चों बोल देना। अगर वो विषम कोटि का जो अवकल गुणांक है वो क्या नहीं हो रहा है? वो शून्य नहीं हो रहा है तब। उसके बाद आगे चलते हैं। स्तब्ध बिंदु किसे कहते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। स्तब्ध बिंदु वे बिंदु जिन पर fx की चर x के सापेक्ष परिवर्तन की दर शून्य होती है। मतलब कि x के सापेक्ष fx की परिवर्तन दर से मतलब क्या है? अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। यानी कि f डैश x इक्वल टू क्या हो? शून्य हो जिन बिंदुओं पर, वो स्तब्ध बिंदु कहलाते हैं। चरम बिंदु में आपने दो बिंदु देखे थे, कौन कौन से? उच्चिष्ट और निम्निष्ट। लेकिन स्तब्ध बिंदु, स्टेशनरी पॉइंट में आपने कितने बिंदु देखे? नति परिवर्तन बिंदु भी इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि नति परिवर्तन बिंदु पर भी जो अवकलनीयता है f डैश x है वो शून्य के बराबर होती है। और भी अनंत बिंदु आपको ऐसे मिल सकते हैं जहां पर f डैश x इक्वल टू 0 हो। उन सभी बिंदुओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? स्टेशनरी पॉइंट, स्तब्ध बिंदु। आपसे पूछे स्तब्ध बिंदु क्या क्या होते हैं? जहां पर f डैश x इक्वल टू 0 होती है। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक चरम बिंदु स्तब्ध बिंदु होता है। प्रत्येक चरम बिंदु क्या होते हैं भाई? उच्चिष्ट होता है और निम्निष्ट होता है। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट पे अवकलनीयता f डैश x क्या होती है? 0 होती है। तो इसने स्तब्ध बिंदु की कंडीशन को भी पूरा कर लिया। यानी कि जिन बिंदुओं पर f डैश x इक्वल टू 0 होती है वो स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं, तो चरम बिंदुओं पे तो होती है उच्चिष्ट और निम्निष्ट पे, इसलिए दोनों बिंदु क्या कहलाएंगे? स्तब्ध बिंदु भी कहलाएंगे। लेकिन प्रत्येक स्तब्ध बिंदु का चरम बिंदु होना आवश्यक नहीं है। ये कैसे? मान लीजिए किसी बिंदु पर कोई बिंदु नति परिवर्तन का है, वहां पर भी f डैश x इक्वल टू 0 तो होगी, परंतु वो चरम बिंदु नहीं कहलाएगा बच्चों। तो बच्चों ने आज नति परिवर्तन बिंदु, उच्चिष्ट, निम्निष्ट इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।